सब विद्यार्थियों को आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो कल हमने बड़े घर की बेटी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी को लिया था और उसमें हमने देखा कि एक ऐसा घर जिस घर में सम्मिलित परिवार रहता है। बेनी माधव सिंह उस घर के मुखिया हैं और उनके दो बेटे श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह दोनों भाई, उन दोनों के बीच में एक अटूट प्रेम था, लेकिन दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का फर्क था। श्रीकंठ बहुत ही कोमल, नम्र और सभ्य स्वभाव के थे, सुसंस्कृत थे, पढ़े लिखे थे, बीए की पढ़ाई की थी और एक दफ्तर में काम कर रहे थे। और उसके ठीक विपरीत लाल बिहारी स्वभाव से अक्खड़ था, अनपढ़ था, गंवार था और हमेशा खाते पीते अपना समय बिताता था। दोनों शादीशुदा थे। श्रीकंठ की पत्नी आनंदी जो एक संपन्न घर से आई हुई थी और यहाँ पर श्रीकंठ का परिवार मध्यम वर्ग का परिवार है। अनेक प्रकार की आर्थिक संकटों से गुजरा हुआ परिवार है। फिर भी आनंदी अपने आप को अपने पति के घर में अभ्यस्त कर लेती है, क्योंकि उसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती कि जो वैभव, जो विलास उसने अपने मायके में देखा है उसका इस घर में लेश मात्र भी कहीं पर भी असर नहीं दिख रहा है। लेकिन उसे उसके प्रति किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, क्योंकि वो बचपन से ऐसे सीख कर आई है अपने माँ बाप से कि हमें हमारा जीवन जितना है उसी सीमित कटघरे में बिताना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हम इतने खुशनसीब हैं कि हमसे गए गुजरे कई लोग रहते हैं, हमसे दुर्भाग्यशाली लोग कहीं रहते हैं। तो ऐसे सीख पड़ी हुई थी आनंदी अपने मायके से। इसीलिए यहाँ आने के बाद वह आर्थिक संकटों के बीच में भी अपने आप को मानसिक रीति से खुश रखती है। तो अपना गृहस्थ जीवन वो यहाँ बिता रही है। एक सच्ची गृहिणी बनकर घर के सारे काम करती है। वहाँ पर तो उसके हाथ पैर के लिए नौकर चाकर हुआ करते थे। मखमली रास्ते पर चलती थी और रेशमी स्लीपर पहनकर चलती थी। यहाँ पर तो कंकड़ पत्थर हैं, वो सब हमने कल के क्लास में देखा है। लेकिन यहाँ पर सब उसे अपने हाथों से करना पड़ता है कामों को, तो वह करती है। तो एक बार खाना बनाने के मामले में, मतलब दाल में घी कम पड़ने के एक क्षुद्र कारण से, एक छोटे से कारण से लाल बिहारी कौन है यहाँ पर? आनंदी का देवर। देवर किसे कहते हैं? जो पति का छोटा भाई होता है वह एक भाभी के लिए देवर है। तो देवर नाराज हो जाता है और उसकी नाराजगी गंवार नाराजगी है। तो उसको किसी प्रकार की सभ्यता शब्द का अर्थ ही पता नहीं है। लाल बिहारी को स्वभाव से बुरा नहीं है वो, लेकिन थोड़ा शीघ्र कोपी कहते हैं उसे, शीघ्र कोपी है, बिना वजह नाराज हो जाता है। अचानक उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वह नाराज हो जाता है और ये नाराजगी आनंदी के मायके वालों पर वह उतारता है। कोई भी लड़की अपने आप पर, खुद पर किसी प्रकार की यंत्रणा को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मायके वालों की निंदा पति के घर में किसी ने की ना, तो कोई लड़की उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उतना अभिमान होता है उसे अपने मायके वालों के साथ। तो मायके वालों पर जब वो उतरता है तो आनंदी को भी गुस्सा आता है। तो आनंदी कहती है, हमारे मायके में तो इतना घी नाई कहारों को हमें ऐसे यूं ही बांटते हैं, उतना है हमारे घर में, लेकिन इससे वो कोई घमंड नहीं बता रही, वास्तविकता को वो बता रही है। लेकिन लाल बिहारी सोचता है कि उसने घमंड दिखाया है और लाल बिहारी के मन में एक प्रकार की इन्फीरियोरिटी,
उत्पन्न हो जाती है। यानी भाभी ये जता रही है कि हम गए गुजरे हैं और उसके मायके वाले अमीर हैं, तुलना कर रही है वो। तो अपने गुस्से को किस प्रकार व्यक्त करता है, लास्ट पीरियड में हमने देखा था किस प्रकार व्यक्त करता है वो। तुरंत अपनी खड़ाऊ उठाता है, खड़ाऊ यानी जूते, लकड़ी से बने हुए जूते, खड़ाऊ उठाता है। खड़ाऊ उठाकर अपने भाभी के सामने, माँ समान भाभी के सामने, माँ समान भाभी के ऊपर फेंकने पर व्यस्त हो जाता है। तुरंत वह अपने हाथ को आड़े लाती है और उसके सिर पर नहीं लगती, उसके उंगली को लगता है और उंगली में चोट आ जाती है। तो यह बात मारने की बात तक सीमित नहीं है, यह अपमान की बात है। शारीरिक यंत्रणा को कोई बर्दाश्त कर सकता है, शारीरिक पीड़ा जो होती है वह 1 दिन 2 दिन 3 दिन में अपने आप कम हो जाती है, लेकिन मानसिक पीड़ा जो होती है ना, मानसिक रीति से अपमान हुआ जो होता है, वह घाव, उसके लिए कोई मरहम नहीं है, कोई मुलाम नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो आनंदी मानसिक रीति से जर्जरित हो जाती है, गुस्सा आ जाता है उसको। वो वहां पर बताती है, वो होते तो मैं दिखाती आपको। वो मतलब उसके अपना व्यक्ति, यहाँ पर उसका अपना व्यक्ति कौन है? आनंदी का पति। आनंदी का पति कौन है? आनंदी के पति हैं श्रीकंठ सिंह। श्रीकंठ सिंह ये घटना जब हुई थी तब घर पर मौजूद नहीं थे, अपने काम में थे, अपने काम पर वो गए थे उस वक्त बुजुर्ग बेनी माधव सिंह घर में थे। शायद ये घटना हुई थी तब प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे वो तो, लेकिन अगर वो चाहती तो उसी वक्त अपने पति को बुलाकर मामले को वहीं पर रफा दफा कर सकती थी। आजकल की लड़कियां होती हैं तो क्या करती हैं, इतना सब करने को देती भी नहीं है आजकल की लड़कियां। तुरंत उसी वक्त जवाब देकर देवर का मुंह चुप कराते हैं। खाना बनाना ही बड़ी बात है, उसमें ये नहीं वो नहीं, ये कम है वो कम है, कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए आजकल की लड़कियां। लेकिन आनंदी प्रेमचंद के ज़माने की लड़की थी और एक ऐसे घर से आई हुई थी जिस घर में सभ्यता को सबसे ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता था। ऐसे घर से आई हुई थी, इसीलिए अपना जो अपमान है, अपने पर हुआ जो क्रोध है, उस क्रोध को उसने क्या किया, अंदर ही अंदर दबा लिया। क्योंकि वो चाहती थी कि अपनी पति की मर्यादा अपनी मर्यादा है, अपनी घर की मर्यादा अपनी मर्यादा है। तो अपने घर में बीती हुई घटना 4 दीवारों के बीच में ही रहें, वो बाहर तक न जाएं। यहाँ तक की सभ्यता आनंदी को थी, इसीलिए उसने क्या किया, अपनी जो अपमान है, खुद पर हुआ जो अपमान है, उसको उसने अपने में ही दबाया। इंतज़ार करने लगी, प्रतीक्षा करने लगी। किसकी प्रतीक्षा करती है वो? अपने पति की प्रतीक्षा करती है। जो हुई है उसे पति के आने के बाद ठंडे दिमाग से, इसीलिए कहते हैं जब मनुष्य को गुस्सा आ जाता है तो तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए, ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना चाहिए। तो इसी प्रकार आनंदी क्या करती है, अपने पति की इंतजार करती है, भले ही उसको इतना बड़ा अपमान क्यों न हुआ हो। एक देवर एक भाभी पर खड़ाऊ फेंकता है, वो बहुत बड़ा अपमान है, लेकिन वह इंतजार करती है। और खून का घूंट पीकर, यहाँ पर खून का घूंट पीना एक मुहावरा है। खून का घूंट पीना मतलब क्रोध को दबाना, क्रोध को दबा के रखना। तो क्रोध को दबा के रखकर वह अपने पति का इंतजार करती है। तो पिछले पीरियड में हमने वहां तक देखा था। तो आगे तो तीसरा भाग, श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे
क्योंकि वो सोमवार को जाते थे, शनिवार तक वो पास के गांव में किसी दफ्तर में काम कर रहे थे, शनिवार को वो घर आया करते थे। बृहस्पति को ये घटना हुई थी। बृहस्पति मतलब गुरुवार, थर्सडे, बृहस्पति। तो गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन ये घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। पति के आने में और 2 दिन बाकी है, तो 2 दिन तक कोप भवन में मतलब गुस्से में, कोप भवन में मतलब गुस्से में रही। न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। तो अपने गुस्से को जताने के लिए खासकर औरतें क्या करती है, अगर उसको गुस्सा आ जाता है तो उस गुस्से को वो बर्तनों पर दिखाती है। अनेक घरों में हमने देखा है, या घर में जो बच्चे हैं बच्चों पर दिखाते हैं, मतलब रिएक्ट करना। लेकिन आनंदी ने किसी तरह का रिएक्शन किया, खुद पर उसने गुस्सा दिखाया, मतलब खाना पीना छोड़ दिया। तो खाना पीना छोड़कर नाराजगी में वह रही। उनकी बाट देखती रही। बाट देखना, बाट देखना, बाट यानी रास्ता, रास्ता देखना मतलब वो भी एक मुहावरा है। बाट देखना, बाट देखना मतलब रास्ता देखना। रास्ता देखना मतलब क्या है? रास्ता देखते रहना नहीं, रोड देखते रहना नहीं, रास्ता देखना यानी इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, वेट करना। तो वह अपने पति की बाट देखती रह गई। अंत में शनिवार को वह नियमानुकाल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें और कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। पहले ही बताया है कि श्रीकंठ बहुत संयम सभ्य गृहस्थ थे। भले ही हफ्ते में 1 बार आते थे, लेकिन वो असभ्यता का व्यवहार कभी नहीं करते थे। मतलब आते ही सीधे अपने पत्नी के कमरे में जाए, उससे मिले, नहीं, बहुत सभ्य सुसंस्कृत। तो जब भी वो आते थे तो कुछ देर बाहर बैठते थे। बाहर बैठकर क्या करते थे? बाहर के लोगों से, मतलब उसकी दोस्त मंडली हुआ करती थी, उन दोस्त मंडलियों के साथ वो बैठकर 1 हफ्ते भर की चर्चा, क्या क्या हुई, इधर उधर की बातें तो वह करते थे। नए नए मुकदमों की चर्चा करते थे। मुकदमे मतलब कोई कोर्ट केस नहीं, मुकदमे यानी कोई घटना, नई नई घटना, आज क्या हो, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, तो उसके गांव में क्या हुआ, इसके गांव में क्या हुआ, इस तरह की बातें, इधर उधर की बातों को करते थे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहता था। मतलब शाम को वो आते थे, ऑफिस छोड़ने का समय अक्सर 5 बजे हो जाता है, तो 6-7 बजे तक शायद गांव आकर पहुंचते थे और रात के 10 बजे तक दोस्तों के साथ बातें करते। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। तो उसके दोस्त भी 1 हफ्ते से लेकर श्रीकंठ का इंतज़ार करते थे। आज श्रीकंठ आने वाला है शनिवार को, तो वो आकर बैठते थे श्रीकंठ के घर के सामने, क्योंकि वो उस गांव की खबरें लाता है और ये इस गांव की खबरें बताते हैं, तो बहुत मज़ा आता है दोस्तों के बीच में। इसलिए वो भी इनको बहुत चाहते थे। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। पिंड छुड़ाना, देखिए, पिंड छुड़ाना यानी उनसे छूट मिलना। पिंड छुड़ाना ये भी एक मुहावरा है। पिंड छुड़ाना मतलब छूट मिलना। तो श्रीकंठ को अपने दोस्तों से पिंड छुड़ाना मतलब उसको भी क्या है, कुछ देर तक बातें करता था, फिर उसको क्या अपने घरेलू बातों को भी करना है ना, कितनी देर तक गांव की बातें करते रहेगा। तो उसको भी लगता था कि कुछ देर इनके साथ, मतलब वो सभ्यता है, ये सभ्यता हमारे हिंदुस्तानियों में जितनी है उतनी सभ्यता बाहर के लोगों में नहीं होती है।
हम क्या करते हैं, अपने घर में कोई मेहमान आते हैं या अपने घर के पड़ोसी आते हैं, तो हमें अक्सर काम हुआ करता है घर में, लेकिन एक शिष्टाचार एक चीज़ होती है। तो उस शिष्टाचार को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, काम होते हुए भी, अंदर काम होते हुए भी, घर में काम होते हुए भी हम उनके साथ बैठकर कुछ देर तक बातें करते। मन में होता है ये कब जाए और हम अपना काम कब शुरू करें, लेकिन शिष्टाचार। तो इसी तरह ये दोस्तों से पिंड छुड़ाकर अपने घर में अंदर जाकर अपने भाई से, अपने पिता से, अपनी पत्नी से बात करने की, उसको भी क्या है, एक उसको भी अपने लोगों से बात करने की इच्छा होती थी, लेकिन ये दोस्त उसको छोड़ते ही नहीं थे। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। तो आनंदी को भी उस वक्त पता था कि पति आया है, बाहर बैठा है, क्योंकि हर हफ्ता यही चलता रहता था। उसको भी आदत हो चुकी थी, अभ्यास हो चुका था। लेकिन इस बार इतनी बड़ी जो घटना हुई है ना, तो क्रोध से वह आग बबूला हो रही है। और जब हमारे मन में कोई एक बात होती है तो उस बात से हमारा दिल बहुत भरा भरा सा रहता है। ये खुशी हो या ये दुख हो, हम किसी दूसरों के सामने उसको व्यक्त करें तब हमारा दिल हल्का हो जाता है, एक प्रकार का आनंद मिल जाता है, व्यक्त आनंद मिल जाता है हमें, खुशी हो या दुख हो, दोनों। तो इसको जो दुख हुआ था, इसकी जो पीड़ा थी, इसकी जो नाराज़गी थी, उस नाराज़गी को, उस घटना को पति के सामने बताने के लिए वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। पति आया है कहने के बाद और भी उसको क्या है, अपने आप पर सब्र नहीं कर रही थी। वो कब अंदर आएगा, कब बताऊंगी। देखिए, उसकी जगह पर और कोई लड़कियां होती, आप जैसी लड़कियां होती, तो तुरंत बाहर जाती, बाहर जाकर पति को खींच कर लेकर आती। दोस्त बाद में घर में क्या हुआ है पहले देखो, कहते थे कि नहीं? कहते थे ज़रूर। लेकिन ये सब्र लड़की है ये भी, इसीलिए 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, तब भी वह इंतज़ार करती है। तो उसमें कितना पेशेंस है देखिए। ऐसे ही सहन शक्ति लड़कियों में होनी चाहिए, और उतना ही पेशेंस श्रीकंठ में भी है। तो वह इंतज़ार कर रही है कब अंदर आएगा। देखिए, किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी। पंचायत मतलब क्या है? 5 लोगों का समूह। यहाँ पर पंचायत में केवल 5 ही लोग नहीं होते हैं, मिनिमम 5। पंचायत शब्द कैसे आया? पहले ज़माने में हर जगहों पर कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करती थी। तब क्या होता था, गांव में, घरों में अगर कोई छोटा मोटा व्याज्य, कलह, झगड़ा ऐसा होता है तो उसको हल करने के लिए गांव में ही एक टीम हुआ करती थी। वो टीम कौन थे? गांव के मुखिया लोग, गृहस्थ, सभ्य गृहस्थ। और वो बैठकर क्या करते थे, जो झगड़ा हुआ है, जो विवाद है, जो व्याज्य है, उसको वो न्याय अन्याय को, दोनों पक्षों के न्याय अन्याय को सुनकर बाद में अपना एक निर्णय देते थे, एक डिसीजन देते थे। उसको कहा करते थे पंचायत। लेकिन आज पंचायत का अर्थ जो आया है वो एक विस्तृत रूप में, एक विचित्र रूप में आया है। क्या है? पंचायत मतलब बैठकर गप्पे हाँकना भी पंचायत हो गए, पंचायती, पंचायत। लेकिन पंचायत का शाब्दिक अर्थ क्या है? 5 लोगों की एक ऐसी मंडली जिसमें न्याय अन्याय की चर्चा होती है। तो यहाँ पर ये गप्पे हाँकने के लिए जो बैठे हुए थे ना, इन लोगों की मंडली उठ गई क्योंकि खाने का समय आया। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुना है ये मुहावरा, कहावत को सुना है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पर चोर कौन था? गलती किससे हुई थी? वास्तविक रीति से गलती हुई थी लाल बिहारी से। और
अपमान हुआ था आनंदी को, लेकिन लाल बिहारी से चुप नहीं रहा गया। लाल बिहारी भी उतना ही इंतजार कर रहा था कब भाई आएगा और अपने भाभी के पंख को मैं तोड़ दूंगा। ज़्यादा उड़ रही है, ज़्यादा घमंड है उसको, है ना। इसलिए स्वयं लाल बिहारी ने बात छेड़ी। भैया क्या कहा उसने, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। उसने क्या कहा अपने भैया से, अपने भाई से उसने कहा, भैया तुम्हारे बीवी को बता दो कि आजकल वो बहुत ज़बान लड़ा रही है, क्योंकि उस वक्त परिस्थिति ऐसी ही थी। हर घरों में लड़कियों को, औरतों को मुंह पर ताला लगा कर बैठना पड़ता था। कितना भी अनाचार उस पर क्यों न होता हो, कितनी भी शारीरिक मानसिक पीड़ा उस पर क्यों न होती हो, उसको जबान लड़ाने की, आवाज़ उठाने की उसको परमिशन नहीं है। वो व्यक्त नहीं कर सकती, अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकती। ऐसे में आनंदी ने एक दो बातें बताई ना, तो वो बहुत बड़ी हैं उस वक्त। तो इसीलिए लाल बिहारी ने कहा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत ज़बान लड़ा रही है, उसको बताओ कि चुप चुप रहें, नहीं तो कोई अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी। हाँ, बहु बेटियों का स्वभाव, ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों से मुंह लगे। तो घर का एक मुखिया होता है, उसको पहले न्याय अन्याय के बारे में देखना चाहिए था। वो न्याय, वो अन्याय चाहे किसी स्त्री ने की हो या पुरुष ने। लाल बिहारी सिंह को बेनी माधव सिंह को ये सब बातें पता चल चुकी थी कि घटना क्या हुई है, और वास्तविक रीति से उनको पता भी था कि गलती किसकी है, क्योंकि हमारी आत्मसाक्षी जो होती है ना, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। हम चाहे कितनी भी गलत काम क्यों ना करते हो। एक चोर जो होता है, जब वह चोरी करता है तो उसकी आत्मसाक्षी उसको जागृत करती रहती है, झूठ बोलने वाले को जागृत करती रहती है, गलत काम करने वाले को जागृत करती रहती है कि तुम गलत कर रहे हो। लेकिन विपर्यास की बात है कि मनुष्य क्या करता है, अपनी आत्मसाक्षी के ऊपर बैठकर उसको दबाकर गलती करता है, इसीलिए आत्मसाक्षी भी मर जाती है। तो बेनी माधव सिंह की आत्मा को पता था कि उसके बहू के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो इस घर में एक लक्ष्मी बनकर आई हुई है और उसके ऊपर खड़ाऊ फेंकना गलत है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज, अनपढ़ लोग और खुद को बड़ा बताने वाले, तो इसीलिए वो भी कहने लगे, अपने बेटे की तरफदारी करते हो, किसकी, लाल बिहारी की तरफदारी करके कहते हैं, बहु बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों से जबान लड़ाएं, है ना। उनको मर्दों से जबान लड़ाना नहीं चाहिए, मुंह लगना नहीं चाहिए। मुंह लगना है ना, जबान लड़ाना, वाद करना, विवाद करना नहीं करना चाहिए। लाल बिहारी ये बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। कुर्मी कहार, कहार मतलब क्या है, नौकर। तो बहुत नीच नौकर या दरिद्र। दरिद्र मतलब क्या है, दरिद्र यानी गरीब। देखिए, दरिद्र शब्द का भी आज गलत अर्थों में इस्तेमाल करते। दरिद्र, दारिद्र्य मतलब गरीबी। हम इतने दरिद्र नहीं हैं, हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि वो अपने आप को अच्छे समझें या अमीर समझें। हम भी कम नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई है? एकदम से इस प्रकार बाप बेटा दोनों बरस पड़े।
श्रीकंठ को असलियत क्या है, घटना क्या हुई है पता नहीं उसको, क्योंकि उस वक्त आजकल की तरह मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, है ना। आज होता तो तुरंत मैसेज भेजती आनंदी, ऐसा हुआ है, नहीं तो वीडियो कॉल करती, है ना। वीडियो कॉल करके अपने पति को दिखाती, देखो क्या चल रहा है यहाँ पर लाइव। उसको कुछ पता भी नहीं था, और आनंदी अगर होती भी ऐसे करने वाली लड़की भी नहीं थी। तो एकदम से इस प्रकार का बरसना उसे देखकर इसको अरण्य में, जंगल में छोड़े हुए जैसे उसको होने लगा। क्या बात है? लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी, मायके के सामने हम लोगों को कुछ नहीं समझती है। अरे तुम्हारी बीवी, उसको अपने मायके वाले ही सुपीरियर हैं, श्रेष्ठ, मायके वाले श्रेष्ठ और हम गए गुजरे, उनको सब कुछ समझती है, और हम लोगों को एकदम से क्षुद्र हीन समझती है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी हुई थी, भरी यानी नाराज, मुंह फुलाकर बैठना मतलब क्या है? नाराज होना। तो नाराज होकर वह बैठी हुई थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। ये हजरत यानी हमारे श्रीकंठ, हमेशा हम लोगों को क्या होता है, अपने वाले जो कहते हैं आंख मूंद कर हम पहले स्वीकार करते हैं। यहाँ पर श्रीकंठ को पत्नी से पहले भाई और पिता बड़े हैं, है ना। इसीलिए उसने सबसे पहले जब लाल बिहारी ने कहा, ऊपर पिता ने कहा, पिता ने, लाल बिहारी ने, दोनों के कहने के बाद श्रीकंठ को लगा कि ज़रूर मेरी बीवी ने कुछ गलत किया है, नहीं तो दोनों एक साथ क्यों कहेंगे, है ना। तो इसीलिए उसको लगा, उसको भी गुस्सा आया। किस पर गुस्सा आया? अपनी पत्नी पर गुस्सा आया। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? आनंदी ही पहले बात करने लगी। चित्त यानी मन खुश है? आप खुश हैं? बस इतना ही बताया, इतना ही पूछा आनंदी ने। श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? हाँ मैं तो खुश हूँ, लेकिन ये क्या चल रहा है मेरी गैर हाजिरी में? ये घर में क्या क्या होता है मुझे पता भी नहीं चलता। क्या उपद्रव है ना, संकट, समस्या, क्या उपद्रव मचा रखा है तुम लोगों ने? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं मुंह झुलस दूं। आनंदी ने उस वक्त अपना क्रोध प्रकट किया। किस पर? लाल बिहारी पर। जिसने भी तुम्हें ये शिकायत दी है ना, जिसने भी तुम्हें ये कंप्लेंट दी है ना, आते ही तो मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि जाकर उसके मुंह को झुलस दूं। झुलसना यानी आग लगाना, तो उसको आग लगा दूं, इतना मुझे क्रोध आ रहा है। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो, क्या हुआ है वो तो पहले तुम तो बताओ, सीधे सीधे घटना क्या हुई है बताओ ना। आनंदी, क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का फेर है, सब मेरी नसीब की बात है, मेरा भाग्य का फेर है। नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासगिरी करने का भी शौर नहीं है, गंवार है वो, गंवार मतलब अनपढ़, बेपढ़। गंवार संस्कृति सभ्यता, केवल अक्षर पढ़ने से संस्कृति सभ्यता आती नहीं है। जो अनक्षरस्थ होते हैं उनमें भी संस्कृति सभ्यता होती है, और तुम्हारा भाई अनक्षरस्थ है, उसके साथ साथ असंस्कृत, असभ्य। तो चपरासगिरी यानी चपरासी मतलब कौन है? झाड़ू पोंछा करते हैं ना, वॉचमैन गिरी का काम करते हैं चपरासी। तो चपरासगिरी करने का भी शौर यानी औकात, इतना भी औकात उसको नहीं, इतना भी सामर्थ्य नहीं उसमें, और वो मुझे खड़ाऊं से मारकर यौन अकड़ता
ऐसा व्यक्ति मुझे खड़ाऊ से मारने पर तुला है। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। क्या हुआ वो पहले बताओ। खड़ाऊ की बात चल रही है, क्या क्या बात क्या है? आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझको मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वो सब मैंने मांस में ही डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊं फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। तो संक्षिप्त रीति से जो बातें हुई थी उस दिन की बखूबी, इसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं थी। तो जो हुआ था उसको आनंदी ने अपने पति के सामने वास्तविकता को रखा। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। आंखें लाल होना मतलब क्या है? गुस्सा आना। आंखें लाल होना, श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, उसे गुस्सा आया। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का ये साहस। अब श्रीकंठ को असलियत का पता चला उसे। अब तक बाहर बाप बेटे ने जो बातें बताई थी तब वो पूरा धुंधला सा था। वो धुंधली बातें, उसको क्या हुआ है पता नहीं था। जबान लड़ाई तुम्हारी बीवी ने, बस इतना ही बताया था दोनों ने। लेकिन पत्नी ने जब बातें बताई तो वो पत्नी को विश्वास करता था। उसको मालूम था कि पत्नी कभी झूठ नहीं बोल सकती, आनंदी कभी झूठ नहीं बोल सकती। आनंदी को अच्छी तरह से पहचानता था। इसीलिए हर पति को अपने पत्नी पर विश्वास रखना चाहिए और पत्नी को भी पति के विश्वास को जीतने लायक काम ही करना चाहिए। धोखा नहीं देना चाहिए या उस पर किसी प्रकार का अन्याय या बुरी बातें नहीं सोचनी चाहिए। तब जाकर ये पति पत्नी वाला रथ ठीक तरह से चलता है। दोनों को एक दूसरे को समझा बुझा कर दोनों की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पति की मर्यादा पत्नी की है, पत्नी की मर्यादा पति की है। इस तरह से लेन देन से ये जीवन का रथ चलाना चाहिए। तो यही इन दोनों के बीच में एक स्वस्थ जीवन इन दोनों का था। दोनों के बीच में स्वस्थ व्यवहार था। इसलिए श्रीकंठ को पत्नी ने जो बात बताई उस पर विश्वास हुआ और वो बात थी भी असली। अरे इतना सब कुछ हुआ मेरे आंख के पीछे, इतना सब कुछ होता है घर में। उसको एकदम से आघात पहुंच गया और गुस्सा आया अपने भाई पर। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर ही रहते हैं। औरतें हमेशा कहने के लिए सब कुछ कह बैठते हैं, तुरंत अश्रु प्रवाह बहाने लगती। ये उनकी एक कमजोरी होती है औरतों की। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर लेती हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निभाना होगा। देखिए श्रीकंठ भी कितना सभ्य मनुष्य है। रात में जब पत्नी ने ये बातें बताई तो तुरंत वह नहीं गया, क्योंकि रात में किसी की नींद हराम करने की उसको इच्छा नहीं थी। और वो भी क्या है, रात भर सोचने लगा। सोचने के लिए उसको टाइम चाहिए ना। एकदम से जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। शांत रीति से वह पूरी रात सोचते रहा, मैं क्या करूं।
पत्नी को न्याय दूं या भाई को न्याय दूं, यहाँ पर गलती किसकी है? तो ये सब सोच कर, रात भर सोच कर, सुबह उठते ही जाकर सीधे पिता के पास गया, भाई के पास नहीं, पिता के पास गया। जाकर क्या कहा उसने पिता से? दादा, अब इस घर में मेरा निबाह न होगा। निबाह मतलब मेरा जीवन निर्वहन, मेरा व्यवहार, मेरा रहन सहन इस घर में मुझसे रहा नहीं जाएगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही वे बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। देखिए, विपर्यास की बात है कि श्रीकंठ इस प्रकार घर से अलग होने के मामले में बिल्कुल विरोधी था। पहले हमने देखा है श्रीकंठ के स्वभाव में, श्रीकंठ अक्सर सब लोगों को भाषण देता था, बड़ा तत्वज्ञानी की तरह भाषण देता था कि घर में एक छत के नीचे भाई भाइयों को मिलजुल के रहना चाहिए, है ना, एकता में ही बल है, मिलकर रहने में ही खुशी है। इस तरह भाषण देने वाला श्रीकंठ स्वयं सुबह सुबह आकर अपने पिता से कह रहा है कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, मुझसे नहीं होगा इस घर में रहने को। तो इस बात को कहने से पहले उसने मन में कितने बार सोचा होगा और कितना उसको दुख हुआ होगा, ये भी यहाँ पर एक विषय है। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है, इसीलिए कहते हैं परिस्थिति हमारे काबू में नहीं होती है। कभी कभी कहने के लिए तो हम उपदेश मुफ्त में, हमारे देश में अगर कोई चीज़ मुफ्त में मिलती है तो वो क्या है? उपदेश है कि नहीं? हम दूसरों को अच्छी तरह से उपदेश देते हैं। हम कहते हैं सुबह सुबह 4 बजे उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और 5 बजे तक उठकर अभ्यास करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन उपवास रहना चाहिए, उपदेश देने वाले देते हैं, लेकिन एक दिन भी हमें ये सब व्यवहार करने को होता नहीं हमसे। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब उपदेश देने में क्या जाता है, हमारे बाप का क्या जाता है ना, कहते हैं। लेकिन स्वयं उसको अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत कष्ट है। तो श्रीकंठ इसी तरह लोगों को उपदेश देता था कि जिन घर में इस तरह के लड़ाई झगड़े वाद विवाद होते थे उनको समझाता था, अरे ये सब होते रहता है, आप एक साथ रहिए कहते जाता था। लेकिन स्वयं इसके घर में एक घटना हुई तब उसको पता चला कि कितना कष्ट है ना। इसीलिए अपने पर गुजरना चाहिए, तब सब पता चलता है। तो उसको लगा अब मैं दूसरों को कहने के लिए अच्छा हूँ, लेकिन स्वयं मैं परिस्थिति को झेल नहीं सकता। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों श्रीकंठ? इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊँ और जूतों का बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक की चिंता नहीं, कोई एक की 2 कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। तो उसने कहा, नहीं, मेरे पीठ पीछे ये सब व्यवहार जो घर में चल रहा है मैं और उसको चुपचाप बर्दाश्त करते रहूं, दबते रहूं, जिसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, और मैं अपने से छोटे लोग मुझ पर इस तरह की यंत्रणा देते हैं तो मैं सब बर्दाश्त करते रहूं? नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। तो
श्रीकंठ कैसा लड़का था, बाप के सामने कभी जबान नहीं लड़ाता था वो भी, लेकिन आज इतना तैयार हो गया है मेरा बेटा। हाँ, मेरा बेटा इतना तैयार, अवाक रह गए। अवाक यानी विस्मित, आश्चर्यचकित, विस्मित रह गए। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं है। अरे तुम कैसे पुरुष हो, कैसे पति हो, एक औरत की, एक लड़की की बातों को मान सम्मान देकर उसे सिर पर बिठाकर घर का सत्यानाश कर रहे हो। हम लोगों के जो एकता है उसको टूटने पर तुले हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये औरतों को ना ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, और औरतों के बातों को कभी मानना नहीं चाहिए, कभी उनकी बातों को मानना नहीं चाहिए। तो बेनी माधव सिंह कहने लगे, श्रीकंठ इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए हैं, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। देखिए कितनी अच्छी बातें कही श्रीकंठ ने। श्रीकंठ कहने लगा, पिताजी आपका कहना बिल्कुल सही है कि औरतों की बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, और मैं भी एक घर तोड़ने के व्यवहार से मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि अनेक घरों को मैंने बचाया है। मैं जानता हूँ जब भी ऐसी घटनाएं मेरे सामने आती है ना, तो मैंने ही उनको निर्णय देकर, उनको समझा बुझा कर दोनों को एक बनाया है। लेकिन आप एक बार सोचिए, एक लड़की अपने जन्मदाताओं को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, एक पति पर, एक पुरुष पर विश्वास करके अपने सर्वस्व को उस पर लुटाकर इस घर में अपने सुख दुख सब इस घर में है कहकर जब आती है, तो उसकी मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसका आरोग्य शारीरिक हो या मानसिक हो, उसकी सब ज़रूरतों को पूर्ण करना एक पति की जिम्मेदारी है। मैं उत्तरदायी हूँ, उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार, मैं उत्तरदायी हूँ। मुझे भी सोचना चाहिए, मुझे भी कल भगवान के दरवाजे पर जाना पड़ेगा ना, सब जाते हैं भगवान के दरवाजे पर। मरने के बाद जब मैं जाता हूँ तो मुझे भी मेरे धर्म कर्म का वहाँ पर अकाउंट्स खुलते हैं, तब मुझे वहाँ पर सोचना पड़ता है और वहाँ के लेन देन को मुझे बताना पड़ता है। तब मुझे मैंने क्या न्याय किया, क्या अन्याय किया, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ 10 ನಿಮಿಷ. ಹಾಂ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ. तो ये सब मुझे जवाब देना पड़ता है ना, इसीलिए मेरा भी कुछ फर्ज है। तो मेरे पत्नी को सुख देना, उसकी चिंताओं को दूर करना, ये भी मेरा कर्तव्य है ना। उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। तो वैसे तो लाल बिहारी ने जो गलती की है ना, तो मुझे उसको खड़ा करके उसको दंड दें, उसको सजा दें, तो मेरी कोई गलती नहीं होगी, देनी चाहिए मुझे। लेकिन नहीं, मैं ये सब नहीं करता। बस क्या है, मुझे इस घर में रहना नहीं हो सकता, क्योंकि जिस घर में मेरे पत्नी का अनादर होता है उस घर में मैं नहीं रह सकता। जब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, इससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन
अरे वो छोटा है, हमेशा घर में ऐसा ही होता है। छोटे लोग जब गलती करते हैं तो बड़ों को ही कहा करते हैं। आपके घर में ऐसा ही होता है ना, आपके जो छोटे भाई होते हैं, आप अगर बड़े हैं घर में तो हमेशा आपके माँ बाप आपको समझाते, तुम बड़े हो ना, हाँ छोड़ दो उसको, माफ़ करो, है ना। तो इसी तरह इस घर में भी लाड़ प्यार से पलाता लाल बिहारी, तो लाल बिहारी की तरफदारी करके बोलने लगे कि वो छोटा है, हमेशा गलती करते रहता है, उसको माफ़ करो और उसके कान पकड़ो, लेकिन ये निर्णय मत लो। श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता, नहीं वो मेरा भाई नहीं है। उसको गुस्सा आया था, वो मेरा कैसा भाई है, अब वो मेरा भाई नहीं है। बेनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे, अरे कैसे हो तुम, एक लड़की की बातों से अपने साथ जन्मे हुए भाई को भाई नहीं कह रहे, हाँ ये कैसे। श्रीकंठ, जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण। मैं पत्नी की बातों से नाराज नहीं हूँ, बल्कि उसके अविवेक पर, अविवेक, विवेक यानी बुद्धि, उसकी दुर्बुद्धि, अविवेक, उसकी दुर्बुद्धि के कारण मैं उस पर नाराज हूँ। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। भले ही अपने छोटे लड़के की गलती थी, तब भी वो मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहाँ आकर बैठ गए। देखिए, ये छोटे छोटे गांवों में अक्सर होता है, एक घर में, वो भी एक प्रतिष्ठित घर में, अगर कुछ ऐसी घटना हुई है, भले ही अपने घर का दूध क्यों न जल जाए, यहाँ आकर लोगों की बातों को कान देना। तो इस तरह ये पुरुष लोग, औरतों में होती है ये बातें, लेकिन यहाँ पर पुरुष भी उतने ही थे। तो पुरुष लोग बाहर आकर बैठकर इनके घर में क्या चल रहा है, क्योंकि उनको भी दिलचस्पी थी, क्योंकि श्रीकंठ हमेशा ऐसे मामले में लोगों को समझाता था, तो लोगों को समझाने वाला आज क्या निर्णय लेगा, ये इंटरेस्ट उनको, इसलिए सुनने के लिए यहाँ पर आकर खड़े हो गए थे। एक बहाना, हुक्का चिलम, हुक्का चिलम भरने का। हुक्का मतलब क्या है, ये तंबाकू डालकर उत्तर भारत में होता है, एक लंबा सा पाइप के जैसा सिगार, हाँ, तो लंबा पाइप, उसमें हुक्का डालते हैं, आग की चिंगारी रखते हैं और उसको जैसे सिगरेट पीते हैं। सिगरेट अपडेटेड मॉडल है और ये हुक्का पुराना सिस्टम है, हुक्का पीना, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का। वहाँ पर आकर बैठ गई। कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। पूरे गांव में ये बात फैल गई अचानक, तो सब लड़कियां बहुत खुश, क्योंकि सब बोलने लगे, हमें सबक सिखाता था ना, हमें उपदेश देता था ना, लड़कियां हमें उपदेश देता था, अब देखो स्वयं अपनी पत्नी की बातों को पर कैसे मान गया। सब खुश। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसी कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। यानी दूसरों की बात को सुनने वाले को दब्बू कहते, दबने वाले को। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, ये उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। तो वहाँ का विषय लेना चाहिए, घर में क्या हो रहा है, इस बहाने सब लोग आकर यहाँ पर कान देने लगे। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तब बेनी माधव भी जागृत हो गई, हमारी घर की खबर दूसरों तक मनोरंजन की चीज़ ना हो दूसरों की, तो तुरंत जागृत हो गई। कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका, तो बेनी माधव सिंह
वहीं पर बात को स्टॉप करने की, रोकने की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसकी अक्ल को समझ में नहीं आया श्रीकंठ को, क्योंकि बेनी माधव सिंह चाहते थे कि लोग वहाँ पर हमारी बातें सुन रहे हैं, इसलिए यहीं पर मामले को दबाया जाए। लेकिन एक गर्मा हुआ था, इसको गुस्सा आया था। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से ये पलट थी वह उसी की समझ से में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में मैं नहीं रह सकता। और उसने फिर बातें कंटिन्यू की, जारी रखी, कहने लगा, नहीं मैं नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करना। तुम अक्लमंद हो ना, तुम बुद्धिमान हो ना, उसको थोड़ी अक्ल कम है, छोड़ दो ना इन बातों को। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वो अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस ये मेरा अंतिम निश्चय है। तो नहीं, जहाँ वो रहेगा वहाँ मैं नहीं रहूँगा। आप चॉइस आपके सामने, चॉइस आपके सामने, आपको क्या चाहिए। मैं चाहूँ तो उसको जाना पड़ेगा, और वो आपको चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं अपना निभा मैं कर लूँगा, मैं चला जाऊँगा। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा है। वो सब सुन रहा है, क्या क्या चल रहा है। छोटा भाई, अरे मेरा भाई इतना नाराज हो गया, वो सब सुन रहा है। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी लें या पान खा लें। बाप का भी वो इतना मान नहीं करता था। श्रीकंठ का उस पर हार्दिक स्नेह था। भला ही थोड़ा शीघ्र कोपी था, लेकिन अपने भाई को बहुत मानता था। उसके सामने बैठता नहीं था। ये बड़ों पर आदर करने की चीज़ है। आजकल ये बहुत युवा पीढ़ी में दिख नहीं रही है। बड़े जब आते हैं पैर पर पैर डालकर बैठते हैं। तो आप उठें, उसका मान सम्मान करें, उनका बड़ों का, तो आपका कुछ मान सम्मान नीचे नहीं होता बल्कि ऊपर जाता है। बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ऐसे श्रीकंठ का आदर वो जरूर करता था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो इसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। तो ये कुश्ती का खिलाड़ी था और एक्सरसाइज करता था, व्यायाम करता था। इसके लिए ये श्रीकंठ ने इलाहाबाद, जहाँ वो काम करता है, इलाहाबाद से मुगदर यानी ये एक्सरसाइज करने वाले डम्बल्स हुआ करते हैं, तो उसको लोहे के डम्बल्स तो वेट लिफ्टिंग में यूज़ होते हैं, तो ये भी उसी ने उसके लिए ला कर दिए थे। पिछले साल जब उसने अपने ड्योढ़ी जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसके गले से लगा लिया था। 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। कुश्ती में जीत हासिल की थी लाल बिहारी ने। तब वहीं भरी सभा में जाकर उसका अभिनंदन किया था और 5 रुपये, उस वक्त 5 रुपये ने बहुत कीमत, 5 रुपये उसको उसने इनाम दिए थे। ऐसी भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसको अपनी गलती समझ में आ गई। लाल बिहारी को रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसी उठेगी। अपने उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह दे, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे लगा दें, तो कदाचित उसे उतना दुख नहीं होता। पर भाई का
ये कहना कि जब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी को सहा नहीं गया। कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है लाल बिहारी, लेकिन अपने भाई से अलग रहने की, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता, तो मुझ पर इतना गुस्सा है, मुझे इतना तिरस्कार करते, नफ़रत करते हैं मेरे चाहने वाला भाई। तो बहुत बड़ा सदमा पहुंचा लाल बिहारी को। रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई ये न समझे कि वह रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया कि वो मेरे साथ घर में नहीं रहेंगे। अब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। देखिए कितनी बड़ी बात। तो स्वयं भाभी के कमरे में आकर जिस भाभी को खड़ाऊ से मारा था, उसी भाभी के सामने आकर अपनी गलती का वह मानने लगा, पश्चाताप करने लगा, प्रायश्चित पूछने लगा। तो मुझे मेरी गलती हो गई, मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना, मैं ही जाऊंगा इस घर से। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। गलती का एहसास हो गया उसको, तो उसे लगा मैंने जो किया है वह बिल्कुल गलत है, और हो सके तो मुझे माफ़ करो, मैं अब आप लोगों के बीच में रहने लायक नहीं हूँ, मैंने जो गलती की है वो बहुत बड़ी गलती है। स्वयं वह अपने अपराध को स्वीकार करने लगा। तो कल के क्लास में आगे क्या होगा उसे देखेंगे।